जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। और हम लोग का मेन टारगेट रहेगा जो वो बीपीएससी प्रीलिम्स। आप लोग को पता होगा कि 30 अगस्त को, कब, तो 30 अगस्त को आपका पीटी का डेट आ गया है, बीपीएससी पीटी का, ठीक है। 30 अगस्त को आ गया है बीपीएससी पीटी का, बीपीएससी पीटी। तो इसको हम लोग टारगेट करके ऐसे हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और विद इन 2 मंथ्स कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, मतलब कवर कर ही देना है किसी तरह करके, ठीक है। और विद क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्या रहेगा, तो और रहेगा आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएस वाला पोर्शन में हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्लास और पढ़ के ख़त्म करेंगे भाई, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। वो लगभग 80 और या फिर 85 दिन होगा आप लोग का लगभग, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। देखिए हिस्ट्री को हिंदी से अगर बात करें तो हिंदी से इसको बोलते हैं इतिहास। आप लोग को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। इतिहास को अगर यदि 2 भाग में बांटने का ट्राई करेंगे तो एक लिखा इति और दूसरा लिखा है हास। इति का मतलब होता है बीती। आप लोग को पता होगा कि बचपन में ही पढ़े होंगे कि इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है कहानी। यानी हम लोग जो बीता हुआ कहानी के बारे में पढ़ेंगे उसी को हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है, या फिर हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके जो जनक हुए, तो जनक आपके हो गए हैं हेरोडोटस। किसके जनक? हिस्ट्री के जनक। क्वेश्चन आएगा, अगर प्रीलिम्स में आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन दे ही देता है। तो हिस्ट्री के जनक पूछेगा तो हेरोडोटस लगा के आना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कितना प्यार से लिखा है एकदम। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, वो हिस्ट्री कहलाता है। अब देखो हम लोग पढ़ने के सुविधा के अनुसार इसको 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन सा? तो प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग को कहा गया प्री, इंग्लिश वाला के लिए प्राग को कहा गया प्री, और अर्ध को बोला गया प्रोटो, और हिस्ट्री को मतलब इतिहास को बोला गया हिस्ट्री, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिली है बाबू? तो हम लोग को जानकारी जो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मिली है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से मिली है। हम लोग को वहाँ लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आएगा कि प्राग इतिहास काल में लिखी हुई साक्ष्य भी मिली है, तो भाई नहीं मिली है, साफ साफ बोल देना कि नहीं मिली है। सिर्फ इसकी जानकारी हम लोग को प्राग ऐतिहासिक काल से मिली है। अर्ध ऐतिहासिक काल में ही अर्ध ऐतिहासिक काल जो आया तो उस टाइम पुरातात्विक स्रोत तो मिला है, ठीक है, साथ ही साथ लिखा हुआ स्रोत भी मिलने लगा था, लेकिन लिखा हुआ ऐसा स्रोत मिला कि उसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसमें सिंगल टिक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसमें इसकी जानकारी हम लोग को पुरातात्विक स्रोत से भी मिलती है और लिखित साक्ष्य से भी मिलती है, यानी स्रोत से भी मिलती है। और लिखित स्रोत को स्पष्ट ढंग से पढ़ा गया है, इसलिए इसमें यहाँ पे डबल टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन भी नीचे लिखे हैं इसका, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल देखो कितना अच्छा से लिखा है डिफिनेशन कि इतिहास का वह काल खंड जिसमें लिखी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं किसको? जिसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई जानकारी को पढ़ा गया है। हाँ, अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उन लोग उघारे घूमते थे, ठीक है। उन लोग शुरुआती मानव थे, तो शुरुआती मानव होने के कारण उन लोग उघारे घूमते थे, ठीक है। और उन लोग जो यूज करते थे ज़्यादातर पत्थरों का यूज करते थे, इसलिए उस काल को, उस टाइम पीरियड का एक काल नाम दे दिया गया और बोल दिया गया कि वह है पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं बाबू? तो पाषाण काल को रखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का तांबा का खोज हो गया था। प्राग ऐतिहासिक काल के ही लास्ट में हम लोग को तांबा का खोज हो गया था, जिसके कारण इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ताम्र युगीन पाषाणकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। उसी तरह अर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता को क्यों रखते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले और कुछ लिखी हुई जानकारी भी मिला हुआ है। तो हम लोग अभी बोले कि जहाँ पे लिखा हुआ जानकारी मिला है और उसको स्पष्ट ढंग से पढ़ा नहीं गया है, उसको हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो सेम प्रोसेस का जो स्रोत मिला है वो हम लोग को सिंधु सभ्यता में देखने को मिला है, इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं? सिंधु सभ्यता को। और इसी तरह करके ऐतिहासिक काल में क्या है, तो लिखा हुआ जानकारी भी मिला है और लिखा हुआ जानकारी को स्पष्ट ढंग से पढ़ा भी गया है, इसलिए इसको रखेंगे तो क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्राचीन काल आएगा, मध्य काल आएगा, आधुनिक काल आएगा और नेहरू काल आएगा। यानी जितने भी इतिहास की घटना हुई है सब ऐतिहासिक काल की घटना है। उससे पहले की अगर बात करें, ठीक है, उससे पहले की अगर बात करें तो ये प्राचीन में हम लोग को पता है कि प्राचीन का बहुत सारा बुक भी मिला है और अच्छे बुक वगैरह लिखा गया है, मतलब अच्छा ढंग से उसको पढ़ा गया है, ठीक है। मध्य काल में भी हम लोग को बहुत सारे बुक मिला हुआ है, आधुनिक काल में भी और नेहरू काल में भी, ठीक है। कुछ तो गांधी जी ही लिख दिए हैं, कुछ तो नेहरू जी बुक लिखे हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो पुराना अवशेष होता है ना, पुराना अवशेष जो होता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है।
पुराना अवशेष को क्या बोला जाता है बाबू? पुरातात्विक स्रोत। जैसे हो गया थरिया हो गया, लोटा हो गया और बहुत सारे सामग्री हो गया, किसी का चूड़ी मिल गया है, किसी का घड़ी मिल गया है, तो उसको भी हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आप लोग को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। और इसी को मतलब पुरातात्विक हिस्ट्री में बोलते हैं, या पुराना सामान को ही हिस्ट्री की भाषा में पुरातात्विक स्रोत बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं। चलो दिक्कत होगा तो बताना है। उसके बाद हम लोग इसका प्राग ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन देखेंगे। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन। हम लोग तो खुद से भी बना सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा गया है, या फिर बोल सकते हैं कि लिखी गई जानकारी मिला ही नहीं है, उस काल को हम लोग, उस कालखंड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, वही लिखा है कि प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना था। कौन सा काल सबसे पुराना था? तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना था। इसमें सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको पत्थरों का काल कहा जाने का मतलब है कि पाषाण काल। ठीक है, अर्थात पाषाण काल कहा गया। ठीक है, और पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिए। एक्चुअली में 4 भाग में बांटे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 काल। कहीं कि 3 भाग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में खोज हो गया था तांबा का, और जिसके कारण वैज्ञानिकों ने नाम बोल दिया कि एक भाग और भी इसका ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। याद रखना है कौन सा भाग में बांटा गया है पाषाण काल को। तो 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ देखिए आपको पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 25 लाख ईसा मसीह पूर्व से 12,000 ईसा मसीह। के का मतलब आप लोग को पता होगा, यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे तो यूट्यूब में पता होगा कि के का मतलब होता है 1000। तो इसी तरह यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा गया है कि 25 लाख ईसा मसीह पूर्व से 12,000 ईसा मसीह पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। तो पूरा पाषाण काल का। अब यहीं से हम लोग को मानव जो आए, तो यहीं से अपना क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट था मानव का। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव आए थे अफ्रीका में। कहाँ पे आए थे? अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का पालना। किसका कहा जाता है? मानव जाति का पालना। तो क्वेश्चन आएगा कि मानव जाति का पालना किसको कहा गया है? तो अफ्रीका को कहा गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव का जो उद्भव हुआ था, या फिर मानव जो शुरुआती मानव थे, वो सबसे पहले अफ्रीका में ही आके बसे थे। ठीक है, अब देखते हैं इस समय के मानव कैसे थे। तो इस समय के मानव थे आपका खानाबदोश मानव। खानाबदोश का अर्थ है कि सिर्फ खाना खाने से मतलब रखते थे। ठीक है, जिस तरह छोटा बच्चा, किसी के घर में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी का बात सुनता है नहीं, मुंह में खाली एनी टाइम दूध का बोतल घुसा के रखता है ना। वो सिर्फ खाना खाने से मतलब रहता है। अगर यदि उसको भूख लग गया है तो चैं चैं के रोने लगता है। ठीक है, तो उसी तरह करके मानव भी थे। हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं खानाबदोश थे। ये हम लोग को सिर्फ खाना खाने से मतलब था। उसके बाद खाद्य संग्रह करते थे। यहाँ इन लोग क्या करते थे? खाद्य संग्रह करते थे, जबकि यहाँ छोटा बच्चा खाद्य संग्रह नहीं कर पा रहा है। चलो, और क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे और खाते थे। ठीक है, ये लेकिन पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो मानव आए, उन लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग प्राग ऐतिहासिक काल में बिताए हैं, उसमें भी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अभी बताए हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बिताए हैं, तो पाषाण काल में, उसमें भी कहाँ, तो पूरा पाषाण काल में। और इसी को बोला गया है ना प्राग ऐतिहासिक काल का, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। और प्राग ऐतिहासिक काल की इसका हम लोग देखें टाइम पीरियड, तो 25 लाख से 12,000 ईसा मसीह पूर्व। ठीक है, देखो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा गया है, क्योंकि मानव सबसे पहले अफ्रीका में बसा था। ठीक है, मानव सबसे पहले कहाँ बसा था? तो अफ्रीका में बसा था, जिसके कारण इसको मानव जाति का पालना कहा गया। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है बाबू? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है आपका 12,000 से 5,000 ईसा मसीह पूर्व। 12,000 से 5,000 ईसा मसीह पूर्व। ठीक है, 12,000 से 5,000 ईसा मसीह पूर्व किसका टाइम पीरियड है? तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी। किसकी थी? आग की खोज थी। यानी उस समय आग की खोज तो वहाँ हो गया था ना पूरा पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या मतलब होता है? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम हम लोग नहीं जानते। जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं किसी भी मृत व्यक्ति का, ठीक है, तो उसी को जब लास्ट में हम लोग ले जाते हैं ना जलाने के लिए, उसी को बोलते हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम। ठीक है, जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अंत्येष्टि कार्यक्रम। देखो माइक्रोलिथ, इस समय के जो मानव थे, यानी मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, वो छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना सीख गए थे और उस औजारों का प्रयोग करते थे। तो इसको कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी छोटा छोटा पत्थरों का औजार यानी हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कब? तो मध्य पाषाण काल में। अब आप लोग को पता होगा कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म होता है 16 संस्कार। पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो एक संस्कार है, फिर जनेऊ संस्कार होता है,
और जब कोई आदमी मर जाता है तो मरने के टाइम जब जलाने ले जाते हैं तो वो होता है अंतिम संस्कार, इसलिए तो उसको बोला जाता है ना अंतिम संस्कार, क्योंकि वो 16वां संस्कार होता है। तो मृत्यु भी एक क्या है, एक संस्कार है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। जब व्यक्ति, महिला या पुरुष, व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष मर जाते हैं तो वो 16वां संस्कार होता है, इसलिए इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, इस स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट में आएंगे। हाँ, अब देखते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल देख लिए, मध्य पाषाण काल देख लिए, अब देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल। क्या देखेंगे बाबू? नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो टाइम पीरियड आपका हो जाता है 5000 ईसा मसीह से 3000 ईसा मसीह पूर्व, 5000 ईसा मसीह से 3000 ईसा मसीह पूर्व, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका ताम्र पाषाण काल। अभी हम बोले कि तांबा का खोज हो जाने के कारण इसको कहा गया ताम्र पाषाण काल, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग ईसा मसीह पूर्व जो बोलते हैं या फिर ईस्वी जो बोलते हैं, ई क्यों बोलते हैं, कब से बोलना स्टार्ट किए हैं। तो देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, किसका? ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब वहाँ से हम लोग कैलेंडर को चालू किए, ठीक है। कैलेंडर को पढ़ना चालू किए या फिर कैलेंडर को लागू किए, ठीक है। हालांकि कैलेंडर बना था 1600 ईस्वी में। कौन बनाया था? तो कोक गेगोरी नामक विद्वान ने बनाया था। अब देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो उसको हम उस टाइम पीरियड को हम लोग मान लिए जीरो टाइम पीरियड। क्या मान लिए? जीरो टाइम पीरियड। इनका जन्म हो गया ईसा मसीह का। अब इससे जो पहले था, यानी जन्म से जो पहले था, जैसे कि मेरा जन्म हुआ है 2003 में, और इससे जो पहले टाइम पीरियड था उसको मेरा वाला नहीं मानना है, मानना है उन्हीं के वाला, लेकिन मेरा वाला लॉजिक थोड़ा लगाना है बस, ठीक है। तो मेरा जो जन्म हुआ था 2003 में, यानी 2002, 2001, 2000, 1999, ये जो आएगा ये आएगा ईसा मसीह पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह पूर्व। इसी तरह करके ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले को ईसा मसीह पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। और उसी तरह जन्म के बाद वाला, जैसे कि जन्म मेरा 2003 में आया, जन्म के बाद जैसे 2004, 2005, 2006, 2007, 2025 अभी चल रहा है जो, तो इसको बोलेंगे एना डायमिनी। इसको बोलेंगे क्या? एना डायमिनी, यानी एडी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो, मानव जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे, धीरे धीरे डेवलप होते गए ना। तो डेवलप होने के कारण देखो अब नव पाषाण काल में पहुँच गए, ताम्र पाषाण काल में पहुँच गए। अब तो कृषि करना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि उन लोग को भी कितना दिन तक किसी को मार के खाएंगे, अपने आप को कितना दिन मार के खाएंगे। तो इन लोग कृषि करना स्टार्ट किए। और कृषि करने के लिए आप लोग को पता होगा कि आवास बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृषि की देखभाल करनी होती है। तो कृषि की देखभाल करने के लिए इन लोगों ने आवास बनाया, और आवास बनाया तो किसी को अपने साथ रखेगा। तो इन लोगों ने पहला पशु के रूप में कुत्ता को पाला, ना कि गाय को पाला, ठीक है। किसको पाला था? तो कुत्ता को पाला था, क्योंकि इन लोगों का मानना था, और एनसीईआरटी में भी दिया है कि कुत्ता वफादार जानवर होता है। चलो, उसके बाद जब उपज हो गया, अब कृषि हो गया, कृषि के बाद आवास बना लिया, फिर आवास के बाद एगो संगी रख लिया, संगी मैंने साथी रख लिया। अब जब फसल हो गया तो उसको रखने के लिए कुछ चाहिए ना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कुछ चाहिए। तो इन लोगों ने मनका और पहिया बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद रखने के लिए घैली बनाया। क्या बनाया? घैली बनाया। घैली को ही आप लोग को पता है तो मृतभांड बोलते हैं, यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन को मृतभांड। तो घैली बनाना स्टार्ट किए, मिट्टी के बर्तन को मृतभांड कहते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन है कि मानव का होमोसेपियन नाम क्या, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। कौन सा नाम है बाबू मानव का? मानव का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, तो नाम है होमोसेपियन। क्या नाम है? होमोसेपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन। होमोसेपियन की शुरुआत हुई थी आपका नव पाषाण काल में। देखो, कोई भी मानव कब कहलाएगा? जब मानव जैसा लक्षण करेगा। और इस तरह थोड़ी है कि मानव है और किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो मानव के कैटेगरी में नहीं आया। तो इस तरह करके नव पाषाण काल में जो है मानव कैटेगरी में आया, एक लक्षण हुआ उनके अंदर कि हाँ ये लोग कुछ कर सकता है, मतलब थोड़ा सा सभ्यता वाला लक्षण में आया। कब? तो नव पाषाण काल में। इससे पहले देखो ना, आदि मानव उगाए घूमता था, उन लोग को क्या कौन मानव बोलेगा? जैसे कि छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग को मानव बोलेंगे, उसमें बच्चा है यार, समझदार नहीं है। तो समझदार जब हुआ तो उसी को बोला गया क्या बोलते हैं? होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन। तो होमोसेपियन की शुरुआत हुई थी आपका नव पाषाण काल में। सबसे लंबा कालखंड अभी हम बताएं कि सबसे लंबा कालखंड था आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल के ऑप्शन के जगह में यहाँ पे आपका यदि होगा प्राग ऐतिहासिक काल, अगर यदि ये वाला नहीं रहता, पूरा पाषाण काल नहीं रहता और प्राग ऐतिहासिक काल दिया रहता इसके जगह में, तो ये भी हम लोग मार देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखो, नव पाषाण काल की सबसे पहले नींव किस आधार पर रखी गई? तो नव पाषाण काल जब आया, नव पाषाण काल का जब टाइम पीरियड आया तो उस समय कृषि स्टार्ट हो गया था, तो कृषि के आधार पर इसकी नींव रखी गई थी। देखो, कृषि करने के लिए अस्थायी आवास जरूरी है। देखो, अभी बताएं कृषि करने के लिए क्या जरूरी है? अस्थायी आवास। क्योंकि कृषि को देखभाल करना होता है भाई। हम लोग भी खेती करते हैं, और खेती करते हैं तो घर में जब खेत जाते हैं तो खेत में कुआं वगैरह बनाते हैं। तो कुआं वगैरह बनाए मतलब क्या? एक आवास बनाए ना। तो इसी तरह करके उस समय के मानव भी आवास बनाना स्टार्ट कर दिए थे, कि खेती करने के लिए
हाँ ठीक है। चलो देखो एक जगह है देखो मद्रास में एक पल्लव वंश का शासन था। देखो ये वाला हम क्यों लिखे, ये वाला हम पॉइंट इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि याद दिलाने के लिए है कि हम लोग को पल्लव वंश से कुछ मानव के कंकाल मिले हैं। किसके कंकाल मिले हैं? तो मानव के कंकाल मिले हैं। और हम लोग को आगे पढ़ना है प्राचीन काल में कि मद्रास के पल्लव वंश का शासन था। मद्रास में किस वंश का शासन था? तो मद्रास में था पल्लव वंश का शासन, इसीलिए हम याद रखने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। चलो पल्लव रन के पास पहली बार मानव का खोपड़ी मिला है। मानव का खोपड़ी जो है सबसे पहली बार मिला है आप लोग का पल्लव रन कहाँ है? तो पल्लव रन है आपका मद्रास वाला एरिया में। आपको अगर यदि फिगर बना दिया जाए तो फिगर कुछ इस तरह होगा ना भारत में। तो ये वाला हो गया मद्रास वाला एरिया, ठीक है, ये वाला हो गया मद्रास वाला एरिया। आप लोग को पता होगा ये वाला हो गया क्या? मद्रास वाला एरिया। तो यहीं पे पल्लव वंश का हम शासन लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव वंश। इसका शासन हम लोग को पढ़ना है किसमें? तो प्राचीन काल में पढ़ना है, प्राचीन काल में पढ़ना है, ठीक है, प्राचीन काल में पढ़ना है। तो पल्लव रन के पास पहली बार मानव का खोपड़ी मिला है, ठीक है, खोपड़ी यानी कंकाल, स्केलेटन इसको बोलते हैं, इंग्लिश स्केलेटन, कंकाल को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ये पढ़ना है आप लोग को बायोलॉजी वाला टॉपिक में। अब बायोलॉजी में कौन सा? तो बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है, ये दो भाग होता है ना बायोलॉजी का। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो बॉटनी वाला में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधा के बारे में, जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग मानव के शरीर के बारे में। तो मानव का कंकाल के बारे में पढ़ना है जूलॉजी में। तो इसी तरह करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, खोपड़ी कहाँ से मिला है यानी कंकाल कहाँ से मिला है? मद्रास। और मद्रास कहाँ है बाबू? तो चेन्नई वाला एरिया। अभी का बोले तो यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, अभी का बोले तो चेन्नई। उसके बाद देखो भीमबेटका का सबसे पहले, भीमबेटका में सबसे पहले आदि मानव का चित्र बनाया था। अच्छा भीमबेटका में एक चित्र मिला है, किसका चित्र मिला है? आदि मानव ने चित्र, अच्छा भीमबेटका में वो चित्र मिला है, किसने बनाया था? तो आदि मानव ने बनाया था, आदि मानव ने बनाया था। मतलब जो आदि मानव का क्या मतलब क्या होता है? आदि मानव का मतलब हो गया आपका अधूरा मानव, ठीक है। कहाँ पे मिला है? तो भीमबेटका मिला है। भीमबेटका कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला है? तो रायसेन जिला है। नर्मदा घाटी की बोले तो कौन सा नदी है? तो नर्मदा घाटी नदी है। और कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे आप लोग को पता होगा ये वाला है आपका, ये वाला आपका है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया। और यहीं पे मिला है आपका भीमबेटका। क्या मिला है? भीमबेटका। ये नदी की बात करें तो भीमबेटका मिला है चित्रकार, गुफा चित्रकारी मिला है। एगो चित्र मिला है और उस चित्र का नाम है गुफा चित्रकारी, ठीक है। कहीं गुफा के अंदर है तो गुफा चित्रकारी नाम दे दिया गया। हाँ तो भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला है? तो रायसेन जिला है, ठीक है, रायसेन जिला है। और कौन सा नदी है? तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। और कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। तो रायसेन जिला है, नर्मदा घाटी है और विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। बिहार में एगो प्रमुख जिला मिला है जिसका नाम है चिरांद, सारंत, नहीं समझ में आया? छपरा, अभी आज के युग में बोलते हैं छपरा, तो वही छपरा वाला जिला मिला है आपका। कहाँ पे? तो बिहार में मिला है, ओके। चलो इसका एक्सपीरियंस शॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ आगे अगर बात करें तो देखो हम लोग अभी जो पढ़े हैं और हिस्ट्री को बांटे थे 3 भाग में, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद बांटे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल नहीं, हाँ ठीक तो है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये जाके आगे जाके एक विद्वान आया जिसका नाम है क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्या नाम है? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था आपका जे थॉमसन। कौन किया था? जे थॉमसन। तो उसी तरह करके इनका नाम याद रखना है, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ये इतिहास को बांटे थे और बोला कि अभी जो आप लोग पढ़े हैं ना पिछला स्लाइड में, वो सब गलत पढ़े हैं। साला ये क्या हो गया? तो भाई कुछ नहीं हुआ, इसी का चिपका यार वैज्ञानिक बना। देखो क्या किया, इसको बोला कि ये ठीक है, प्रागैतिहासिक काल ठीक है, हम भी बांटेंगे इसी तरह। ऐतिहासिक काल ठीक है, ये भी हम भी बांटेंगे। ऐतिहासिक काल ठीक है, ये भी हम भी बांटेंगे। यहाँ पे लिखित साक्ष्य है, मिला है, मान रहे हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है, इसको पढ़ा भी गया है, ये सब सही है। लेकिन इसको हम लोग लिखित साक्ष्य के आधार पर नहीं बांटेंगे। तो भाई बांटेंगे किस में? तो हम लोग इसको बांटेंगे वहाँ पे जो धातु मिला है उसके आधार पर बांटेंगे। तो आप लोग को याद करो, यहाँ पे मिला है क्या? पत्थर मिला है। प्रागैतिहासिक काल में मिला है क्या? पत्थर मिला है, ठीक है। तो पत्थर मिला है, पत्थर मिलने के कारण इसको कहा गया पाषाण काल, ठीक है। इसको कहा गया क्या? पाषाण काल। और इसको क्या बोलते हैं? जॉन ब्रूस ने नाम दे दिया पाषाण युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता या फिर पाषाण युगीन काल, ठीक है, दोनों ही है। उसके बाद बोला यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ पे मिला था आप लोग का कांसा। क्या मिला था? कांसा। तो इसको बोला गया कांस्य युगीन सभ्यता। कौन नाम दिया है? देखिए यही रायता फैलाया है, नहीं तो हम लोग ठीक है वो इतना पढ़ के पार हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब ये वाला नाम दे देने जाने के कारण एगो क्वेश्चन भी बढ़ गया और इनका एगो नाम भी याद रखना पड़ रहा है हम लोग को।
अब भाई दे दिया है तो दे दिया, पढ़ना पड़ेगा। अब ये बोला कि यहाँ पे क्या मिला था, तो यहाँ पे मिला था आपका लोहा, तो इसको बोला कि ये होगा लौह युगीन सभ्यता। ये क्या होगा, लौह युगीन सभ्यता। क्वेश्चन एगो आया था कि इतिहास को त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो त्रियुगीन विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है, अब देखो लिखित साक्ष्य के आधार पर कौन बांटा था, तो लिखित साक्ष्य के आधार पर बांटा था आपका जॉन ब्रूस जी ने। याद रखना है, जॉन ब्रूस जी ने लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास को बांटा था, जबकि मिलने वाले धातुओं के आधार पर क्रिश्चियन जॉन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बांटा था। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग भी हिस्ट्री पढ़िए मस्त से एकदम, और आप लोग भी इतिहास को फिर से दोहराइए और लिखिए एकदम टनटना के अपनी भाषा में, मस्त रहेगा। और बोलना है कि इन लोग जो बांटे हैं अभी तक गलत है, हम न्यू बांटेंगे। ठीक है, इतिहासकार बन लीजिए पहले। चलो, हिस्ट्री को मिलने वाले धातु के आधार पर थॉमसन ने बांटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय आपका प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्रोत के लिए। यानी जो हम लोग पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा कर रहे हैं उसको कहीं पर रखना पड़ेगा ना, तो उसको कहीं पर रखने के लिए कोपेनहेगन संग्रहालय बनाया गया है। और कोपेनहेगन संग्रहालय आपका कहाँ है, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ है, तो यूरोप में है। समझ में आ गया, डेनमार्क कहाँ है बाबू, तो यूरोप में है। यूरोप में क्या है, तो डेनमार्क है, डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन संग्रहालय को इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों को रखा जाए सेफ। यहाँ पे रख देंगे यार तो उठा के ले जाएगा मेरा भांजा सब। चलो, इसी तरह क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, तो अभी बताएं कि पूरी दुनिया, ये है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, ये है किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो पूरी दुनिया के लिए पुरातात्विक संग्रहालय है कोपेनहेगन में। कहाँ है बाबू, कोपेनहेगन में है। पूरा दुनिया के लिए पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में है। और कोपेनहेगन है आपका डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में। यूरोप का फोटो दिखाएं अभी, दिखाई देते लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो तो इसलिए नहीं दिखाते। चलो, इसी तरह करके ये जो पूरी दुनिया के लिए जब हुआ तो भारत के लिए भी कोई संग्रहालय होगा जहाँ पे पुरातात्विक स्रोत को रखा गया होगा। तो भारत के लिए पुरातात्विक स्रोत जो रखा गया है उसका नाम है मानव संग्रहालय। इसका नाम था क्या, मानव संग्रहालय, लेकिन अभी उनका नाम चेंज करके कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम चेंज करके कर दिया गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और ये कहाँ पे है, ये है आपका भोपाल में। कहाँ है बाबू, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, तो बोलो MP की राजधानी है भोपाल। हाँ ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये वाला, ये वाला आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या इंग्लिश से बोले तो कल्चरल डिपार्टमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक जो हुए, भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जनक यानी पुरातत्व के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो बताए थे आपका कनिंघम जी ने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अभी हम बताएं कि जॉन ब्रूस जी ने लिखे हुए साक्ष्य के आधार पर इतिहास को बांट दिया। वो कौन थे, तो वो एक थे पुरातत्वविद थे, और क्या थे, भूगर्भ विज्ञानी, यानी भूमि के अंदर वाली चीज़ को भी बताने वाले वैज्ञानिक थे। तो वो कौन कौन थे, तो पुरातात्विक थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, और कनिंघम के बारे में अभी बताएं कि वो है भारतीय पुरातात्विक के जनक। यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, भारतीय पुरातात्विक के जनक खाली लिख देते हैं। ठीक है, जनक। चलो उसके बाद बताएं कि कोपेनहेगन संग्रहालय अभी बताएं कि पूरे विश्व के लिए पुरातात्विक संग्रहालय है, जहाँ पे पूरे विश्व में जो भी घटना हुई है, ठीक है, और जो भी पुरातात्विक स्रोत मिला है उसको रखा गया है। और इसी तरह करके भोपाल है कहाँ, भोपाल कहाँ पे है, तो भोपाल है आपका मध्य प्रदेश में यानी MP में, और इसका नाम है मानव संग्रहालय, या इस नामकरण करके कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर से यहाँ पे लिखा गया है कि रिवाज हो भाई, क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए बस। इसका हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, PYQ। एक्चुअली में ये वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल जाना था 1 जून को। ठीक है, 1 जून को मिल जाना था, लेकिन एक्चुअली मेरा तबीयत बिगड़ जाने के कारण डिले हो गया, और आप लोग का अपलोड होगा कल यानी 5 जून। कई बजे, तो हम लोग का लेक्चर ये वाला आ जाएगा आपका 6 बजे रख देते हैं। ठीक है, 6 बजे कर देते हैं, 6 AM एकदम भोरे मिल जाएगा, मस्त लगेगा, आप लोग देखिएगा। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल ही मिलेगा, कल ही 6 बजे वाला जैसे ही अपलोड होगा आप लोग का 10 बजे तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी लगभग 45 के अराउंड पूछा गया है सब एग्जाम में, BPSC हो गया, UPSC हो गया, UPPCS हो गया, RO हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले वीडियो को लंबा नहीं करते हैं क्योंकि लंबा करने पे मज़ा नहीं आएगा देखने में। चलो हम लोग देखे थे पाषाण काल के बारे में। क्या देखे थे, पाषाण काल के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हो रहा था,
पत्थर का उपयोग हो रहा था। इसको हम लोग बांटो किए थे किसमें, तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में बांटे थे। और लास्ट में बोले थे कि इसको ताम्र पाषाण काल, तांबा खोज के कारण इसको कहा गया। हाँ, पूरा पाषाण काल में देखे थे कि आग की खोज हो गई थी, ठीक है। मध्य पाषाण काल में देखे थे अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। जी हाँ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो पशुपालन जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था। याद रखना, व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था, तो फिर अव्यवस्थित ढंग से हुआ था। अव्यवस्थित और व्यवस्थित में क्या अंतर है, देखो कोई भी चीज़ अगर यदि सिस्टमेटिक ढंग से है ना, जैसे कि हम अभी क्लास दे रहे हैं आप लोग को, 1 जून को अपलोड होगा, अब 2 जून को नहीं होगा, 3 जून को नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 10 जून को, कितना अव्यवस्था जैसा लगेगा एकदम, यार लिमिटेशन ऐसी नहीं है। तो इसी तरह करके व्यवस्थित ढंग से होना मतलब होता है कि रेगुलर, ठीक है, एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलर होना चाहिए, उसको बोलते हैं व्यवस्थित ढंग। तो पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में हम लोग को देखा गया। कहाँ पे देखा गया था, तो आदमगढ़ में देखा गया। आदमगढ़ में कहाँ है, तो आदमगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन इस किस तरह का पशुपालन देखा गया, सर आप बोलेंगे कि सर हम लोग तो थे नहीं, तो कौन देखा भाई, इतिहासकार खोज रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके बुक में लिख रहे हैं, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं। क्योंकि एक वैज्ञानिक हुए क्यूरी नाम का, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है एक विज्ञान से कम, इतिहास एक विज्ञान है, ना ही किसी से कम, ना ही किसी से ज़्यादा, ठीक है। क्यों कहा है इस तरह, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान का मतलब होता है कि अगर यदि हम बचपन वाला डिफिनेशन में बात करें, तो विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर जीवों के बारे में अध्ययन करना, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना और ज्ञान अर्जित करने को ही ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समय ज्ञान नहीं है क्या, तो ज्ञान है तो भाई ऑटोमेटिकली एक विज्ञान है। क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हाँ सही बात बोले हैं, उन लोग वैज्ञानिक से झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छा बात बोलता है। चलो उसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल में हम बताए थे कि कुत्ता हम लोग पाले थे, ठीक है, और वो जो है व्यवस्थित ढंग से, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पहला पशु जो व्यवस्थित ढंग से पाला गया था, कब पाला गया था, तो पहला पशु पाला गया था आपका नव पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से। जबकि क्वेश्चन आएगा कि पहला पशु पाला गया था, तो पहला पशु पाला गया था आपका, और रहेगा ऑप्शन में मध्य पाषाण काल, तो इसको मार के आना है, ठीक है। छोटे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट वाला पूछता है कि नव पाषाण कुत्ता कब पाला गया था, तो नव पाषाण काल में। ओके, चलो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है। उसके बाद देखो हम लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। कृषि का साक्ष्य भी मिला था आप लोग को नव पाषाण काल में। विशाल शव देखने को मिला है, शव मतलब लाश, विशाल लाश कब, विशाल लाश मतलब किसी आदमी विशाल का नहीं, विशाल मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है। तो विशाल शव देखने को मिला है आप लोग को नव पाषाण काल में, ठीक है। और इसको कहा गया था मेगालिथ, इसको कहा गया क्या, मेगालिथ। ओके, चलो ताम्र पाषाण को इसी तरह कहा गया चिलकोलिथ। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा गया, चिलकोलिथ, और मेगालिथ नव पाषाण काल को। और बोलो मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया था, तो माइक्रोलिथ। याद रखना है, ताकि पूछ देता है कि मेगालिथ का संबंध किस कालखंड से है। चलो अब देखो कृषि जो हुआ था, कृषि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मतलब कौन सा कृषि किए थे, तो जौ की कृषि किए थे, और इसका साक्ष्य हम लोग को ईरान से प्राप्त हुआ है। जबकि अगर भारत की बात करें तो अस्थायी रूप से गेहूं का साक्ष्य मिला है, अस्थायी रूप से गेहूं का साक्ष्य मिला है। और कहाँ पे मिला है, तो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है भाई, तो अभी कुछ दिन पहले बवाल कर रहा था ना, हाँ जी वही पाकिस्तान पगला, ठीक है। तो यहीं से मिला है हम लोग को। और कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा पहाड़ी के बीच, तो सुलेमान तथा क्रेथर पहाड़ के बीच मिला है। यहाँ पे छूट गया है, लिख देते हैं सुलेमान प्लस क्रेथर पहाड़ी के बीच मिला है, ठीक है। कौन सा साक्ष्य मिला है, तो चावल का, हाँ चावल का भी साक्ष्य मिला है नव पाषाण काल में। कहाँ से मिला है, तो कोलडिभा से मिला है। कोलडिभा है आपका यूपी में, ये प्रॉपर है भारत में पड़ रहा है। ओके, चलो लोहरा देव से हम लोग को कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि में कौन सा, तो चावल के साक्ष्य मिले। और कब मिला है, तो 8000 ईसा मसीह पूर्व। चलो तो क्वेश्चन है आपका कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोहरा देव से मिला है, ठीक है। लोहरा देव से मिला है, ये है आपका नवीनतम खोज के अनुसार, ठीक है। नया जो खोज हुआ ना, उसके बाद ये वाला पता चला। चलो ठीक है, लोहरा देव कहाँ पे है, तो यूपी में है। कौन सा साक्ष्य मिला है, तो चावल की मिला है, ठीक है। कब मिला है, तो 8000 ईसा मसीह पूर्व। के का मतलब होता है 1000, यहाँ पे भी लिख देते हैं बाबू, तुम लोग भूलना नहीं, के का मतलब होता है 1000। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष्य की अगर बात करें, पहला कृषि का साक्ष्य की बात करें, तो ये मिला है आपका लोहरा देव से। भाई अब तो सर बोले कि यहाँ पे कोलडिभा में ही मिला है, तो इसको कहीं हम लोग लिख रहे हैं, तो ये मिला है जो है
ये मिला है आपका 7000 ईसा मसीह पूर्व में, ठीक है, 7000 ईसा मसीह पूर्व में मिला है, जबकि ये मिला है 8000। तो कौन वाला पहले होगा? यही वाला ना, एक उल्टा चलता है सिस्टम। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला सिस्टम जो है उल्टा चलता है, इसलिए इसको लिखे हैं। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन अभी बोले थे और मिल ही गया। तो मेगालिथ का संबंध किस कालखंड से है? तो नवपाषाण काल से मेगालिथ का संबंध देखो यहाँ पे लिखा है, मेगालिथ नवपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद है गिरवर्णीय मृतभांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला है? तो गिरवर्णीय मृतभांड जो है सबसे ज़्यादा मिला है आपका हस्तिनापुर से। कहाँ पे मिला है बाबू? हस्तिनापुर से मिला है। मृतभांड वाला चैप्टर एक्चुअली में आगे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मृतभांड को किस तरह होता है? तो गिरवर्णीय मृतभांड होता है। गिरवर्णीय का मतलब थोड़ा सा रंगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं गिरवर्णीय मृतभांड। हाँ, कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर से। चलो, मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता जी थी, मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता थी जो सबसे लंबे समय तक चली। भाई लंबे समय तक क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, सुलेमान तथा कृथर पहाड़ी है, सिंधु नदी है, आराम से सभ्यता फल फूल रही है, तराई वाला एरिया है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो वही लिखा है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, सुलेमान एवं कृथर पहाड़ी के बीच, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। मेहरगढ़ दोनों ओर से पहाड़ों से घिरा था, सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच, ठीक है। सिंधु नदी के आसपास तराई एरिया थी, जिस कारण वहाँ खेती आराम से हो रही थी, ठीक है, इसलिए वहाँ लंबे समय तक सभ्यता फली फूली। समझ में आ गया? अगर जितनी मैथ्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है तो इसको ऐड करेंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन है कि वह कौन सा एरिया है जहाँ प्राचीनतम स्रोत, ऐतिहासिक काल के स्रोत और ऐतिहासिक काल के स्रोत मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है भाई। कहीं की क्यों? क्योंकि जहाँ तक लंबे समय तक कोई चीज़ रहेगा वहीं का मतलब जानकारी सबसे अच्छा ढंग से मिलेगा ना, और सब कालखंड में मिलेगा। तो मेहरगढ़ एक क्या बोलते हैं, लंबी सभ्यता थी, और यहीं पे मिला है आपका प्राचीनतम के, ऐतिहासिक के और ऐतिहासिक के स्रोत, ठीक है। उसके बाद है भीमबेटका का चित्र किस प्रकार की चित्रकारी थी? किस प्रकार की चित्रकारी थी? तो अभी आप लोग को बोले थे कि किस प्रकार की थी, बताओ आप ही। तो सर बोले थे कि गुफा चित्रकारी थी, क्योंकि गुफा के अंदर बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है मेगालिथ का संबंध किस कालखंड से है? तो नवपाषाण काल से, ठीक है। मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल से है, जबकि चिल्कोलिथ का संबंध है ताम्रपाषाण काल से, और माइक्रोलिथ का संबंध है आपका मध्यपाषाण काल में। देखो इसको याद रखेंगे किस तरह? तो माइक्रो मौसम ये तो निपट गया बेटा। उसके बाद मेगालिथ और नवपाषाण। मेगा को देना है, मेघा नाम की एगो लड़की है, उसको हम नया ड्रेस ला के देंगे, तो नया से ड्रेस से नवपाषाण हो गया, तो मेघा को देना है नवपाषाण काल, ठीक है। और चिल को, जो चिल्ला रहा है उसको तमाचा मारना है, तो चिल्ला रहा है कौन? तो चिलकोलिथ चिल्ला रहा है, उसको क्या मारना है? ताम्रपाषाण काल, यानी तमाचा मारो एकदम शट से ना। आगे देखो, कृषि दो टाइप की होती है। पहले कौन सी होती है? व्यवस्थित ढंग से और अव्यवस्थित ढंग से, ठीक है। पहला होता है व्यवस्थित ढंग से, दूसरा होता है अव्यवस्थित ढंग से। अभी तो हम लोग उसका जिक्र किए थे। चलो, व्यवस्थित ढंग से यानी सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और यहाँ पे मतलब एक कट्ठा यहाँ पे तो 2 कट्ठा भागलपुर में नहीं होना चाहिए। एक कट्ठा यदि यहाँ पे है बिहार के कोना जिला में, तो उसी जिला के बगल वाला क्षेत्र जगह में फिर होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे व्यवस्थित ढंग से। देखो, तो खेती के साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिले थे? तो मध्यपाषाण काल से मिले थे, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से मिले थे, ठीक है। उसकी हम लोग जानकारी भी दिए थे कि आदमगढ़ से मिला है, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बागौर से भी हम लोग को जानकारी मिली है। बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। और सराय बहादुर कहाँ है? आपका यूपी से है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तीनों जगह से खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद खेती के साक्ष्य नवपाषाण काल में भी मिला है यार, ये एकदम परफेक्ट तरीके से मिला हुआ है, जिस तरह खेती करना चाहिए, जिस तरह हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। मेरे पापा किसान हैं, वो जाते हैं जब जोतनी होता है, मतलब जोतने का टाइम होता है, तब जाते हैं सुबह हल लेके और खेती करके आते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद कहाँ से मिला है इसका साक्ष्य? तो लोहरा देव से मिला है। लोहरा देव की जानकारी हम लोग को कब मिली? 8000 के, ठीक है, नए खोज के अनुसार। उसके बाद देखते हैं मध्यपाषाण काल में बहुत सारे 100 मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है बाबू? 100 मिला है। और क्या मिला है? और हड्डी मिला है। तो 100 जो मिला है आपका दमदमा से मिला है। 100 जो मिला है आपका दमदमा से मिला है। दमदमा कहाँ है? यूपी में है। यूपी से दमे सब 100 मिले हैं। दमे मने बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 100 जो मिला है वो प्रतापगढ़ से मिला है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और वहीं के क्षेत्र का नाम है दमदमा, और दमदमा से मिला है बहुत सारे 100। इसको याद किस तरह रखेंगे? तो दमदमा से दमे 100, दमदमा से दमे 100। दमे का मतलब होता है, हम लोग खट्ठा में दमे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। खट्ठा में हम लोग बोलते हैं दमे, और दमे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा 100 कहाँ से मिले हैं? तो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिला है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो यूपी में है। अच्छा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिला है, यूपी में है, लेकिन क्षेत्र का क्या नाम है? तो क्षेत्र का नाम है दमदमा,
इसी तरह करके महदहा से मिला है हड्डी के औजार, महदहा से क्या मिला है बाबू, हड्डी के औजार मिला हुआ है। महदहा कहाँ है, तो महदहा आपका है यूपी में, महदहा भी यूपी में है और दमदमा भी यूपी में है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो महदहा से देखो किसी को मारने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, तो महदहा में मारने वाले आदमी है और मारने वाले आदमी के लिए चाहिए हथियार, तो हथियार बहुत सारे हथियार के औजार मिले हैं, मतलब हथियार या फिर औजार मिले हैं आपका महदहा से, और दमे दमे लाश मिला है आपका दमदमा से। चलो सही है। आगे देखो हड्डी के औजार यूपी के महदहा से मिले हैं। देखो क्वेश्चन है कि पाषाण काल में विशाल हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अभी बोल रहे हैं कि दमे हड्डी के औजार, हड्डी के साक्ष्य बोल रहा है ना, हाँ हड्डी के साक्ष्य, हड्डी के औजार, तो हड्डी के औजार मिला है आपका महदहा से। क्वेश्चन है कि गिरवर्णीय मृतभांड किस काल में देखने को मिलता है, तो नवपाषाण काल में गिरवर्णीय मृतभांड देखने को मिलता है। चलिए आप लोग बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। वो लाइक फाइक करने बोलेंगे नहीं, आप लोग को मन होगा मतलब अच्छा लगा होगा तो अभी कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। सब्सक्राइब का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा भाई, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कुछ। आगे वही लिखे हैं कि ब्यूरी नामक, यानी क्यूरी है शायद, ठीक है, क्यूरी नामक इतिहासकार है जिन्होंने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, ना कि किसी से कम ना किसी से ज़्यादा। समझ में आ गया। चलिए कल हम लोग को बोले कि कल हम लोग का होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं किसको, बीपीएससी जो हम लोग को होगा 30 अगस्त को होगा। और एक जानकारी हम देना चाहते थे, चलो अभी तो कुछ नहीं, हाँ करेंट अफेयर का, किसका देने थे, किसका देना था बाबू, करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर का बहुत सारा इशू रहता है ना, तो इसी चैनल में हम लोग को करेंट अफेयर भी मिलेगा। इस कब मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका कल हो गया 5 तारीख ना, आप लोग को 8 तारीख से स्टार्ट करेंगे, करेंट अफेयर स्टार्ट करेंगे 8 तारीख से, ठीक है। 8 तारीख से 8 तारीख कब पड़ रहा है, 8 तारीख कब पड़ रहा है पता नहीं, 8/6/2025 से आपका करेंट अफेयर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, करेंट अफेयर। और इसका जो करेंट अफेयर का हम लोग का टारगेट रहेगा, ये बीपीएससी के लिए ही होगा, मेनली किसका होगा, बीपीएससी के लिए होगा, क्योंकि हम लोग का एग्जाम है भाई 30 अगस्त को। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए जय हिंद।